ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड रिवीजन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। वैसे इस चैप्टर को आप 4 या तो 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सुनते जाना। पहला वाला आपका होता है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, दूसरा है फंक्शनल बजट, तीसरा है कंट्रोल और बजट रेशियोज, फोर्थ है मास्टर बजट एंड लास्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। दैट इज द फिफ्थ पार्ट जो आपका होता है। अभी आगे सबसे पहले फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट की बात करता हूँ। आपको ऐसा बजट दिया जाएगा। अच्छा, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट मतलब अगर आप ऐसा बोलते हो कि आप आने वाले साल में खाली 80% पे काम करोगे, इट इज अ फिक्स बजट। आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सोच रहे हो 80% पे कितना प्रॉफिट होगा, 90% पे कितना प्रॉफिट होगा, 100% पे कितना प्रॉफिट होगा, और जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप वो सेलेक्ट करोगे। सर हमेशा 100% पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा? नहीं, ऐसा हो सकता है 100% पे पहुंचने के लिए सेलिंग प्राइस को कम करना पड़े, एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा करना पड़े। तो आपको देखना होगा तीनों में से ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर है, वो आप सिलेक्शन करोगे। और इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? बजट, विच इज नोन एज विच बजट? फ्लेक्सिबल बजट। सर तो हर एक्सपेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, जो फिक्स कॉस्ट होता है वो तो तीनों में भी सेम रहेगा, वो 80, 90 हो या 100 हो, ये समझ में आता है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जाएगा, और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखना। सबसे पहले फिक्स बजट मतलब जो खाली एक कैपेसिटी का होता है, आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा। आपको जो भी एग्जाम में होएगा दैट इज बजट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर 2 या उससे ज़्यादा कैपेसिटी का। फ्लेक्सिबल कम या ज़्यादा कैपेसिटी के लिए बन सकता है। कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बिहेवियर की, वो चेंज होता है कि नहीं होता। वेरिएबल किस में सेम होगा आपका? पर यूनिट में, 1 यूनिट में सेम होता है, थोड़ा याद आता है। आपका फिक्स कॉस्ट किस में सेम होता है? रेंट किस में सेम होगा? टोटल में। और सेमी वेरिएबल वो होता है जो पर यूनिट में भी सेम नहीं है और आपका जो टोटल में भी सेम नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला यूज होगा। एग्जांपल में मटेरियल लेबर ये आपका वेरिएबल है और फिक्स वाला आपका कौन सा है? रेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। Directly one question. Now this was the summary. Based on this, any question can be solved. तो एक आध अगर मैं डाउनलोड करके एक बार फटाक से यहाँ पे बता दूँ। क्वेश्चन में देखो ऐसा है, सुनना। यहाँ पे मान लो कि आप 1000 बनाने की सोच रहे हो, आप 2000 बनाने की सोच रहे हो, और आपको मैंने 3000 का भी बजट पूछा है। आपको मैंने कॉस्ट दिया गया है, कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी। लेट अस से यहाँ पे कॉस्ट आपका 10,000 का होता है, यहाँ पे कॉस्ट आपका 20,000 का होता है, ये कॉस्ट यहाँ पे 5000 है, ये कॉस्ट इधर 5000 है, और उसके बाद एक कॉस्ट ऐसा है 2, ये तो 5 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। अच्छा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपका होता है हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। पहला स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। सुनना, सबसे पहले अगर मैं एक लिखूँ सबसे पहले फिक्स कॉस्ट ढूंढने का, मुझे बताओ ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी क्वांटिटी है, तो मुझे बताओ ये ABC में से फिक्स कॉस्ट कौन सा दिख रहा है? B, which is same in total. तो फिक्स कॉस्ट remains same in which is same constant in totality. तो आपका B वाला फिक्स कॉस्ट है which is 5000. Then I will say now I need to find out the variable cost. ये तो फिक्स हो गया है, तो A और B का मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले CPU निकालूंगा कि ये 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 आपका CPU कितना आ जाता है? यहाँ पे ये वाले का 10, फिर 5000 अपॉन 1000 यहाँ पे 5 आता है, और इधर 20,000 अपॉन 2000 ये 10 आता है, फिर 7000 अपॉन 2000 अगर मैं करूँगा तो आपका कितना आता है? 3.5 आ जाता है, तो 3.5 आ जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, CPU किसका किसका सेम है? आपका A का सेम है, देखो दोनों कैपेसिटी में। तो इसको ये तो आपको प्रोपोर्शन भी समझ में आ जाता है वैसे, बट स्टिल तो इट इज सेम इन CPU। तो ये A वाले कैटेगरी को क्या बोलेंगे? इट इज 10 रुपीज पर यूनिट, और ये आपका टोटल में रहेगा। डन। नाउ देयर इज अ C कैटेगरी विच इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाउ यू विल आंसर दिस? तो आप इसमें ऐसा करते हो, सबसे पहले ऐसा बोल देते हो कि अगर ये 1000 पे कॉस्ट टोटल 5000 है, अगर आपका 2000 पे कॉस्ट 7000 है, और बिकॉज ये सेमी वेरिएबल है। क्यों सेमी वेरिएबल है? ये रिमेनिंग कॉस्ट जो भी है, बिकॉज वो टोटल में भी सेम नहीं दिख रहा, 5-7 हो रहा है, और CPU में भी 5 और 3.5 दिख रहा है। तो आप इसका एक वेरिएबल पोर्शन और फिक्स पोर्शन निकालोगे। समझ में आ रहा है सबको? अब अभी आप क्या करोगे? सर अगर क्वांटिटी 1000 से बढ़ती है तो कॉस्ट कितने से बढ़ता है? 2000 से। ये कॉस्ट है, तो सर कौन सा कॉस्ट है जो यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ता है? वेरिएबल। हाँ, तो सर यूनिट्स तो 2000 का खर्चा बढ़ गया, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी कितने से बढ़ गई है? 1000 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2000 अपॉन 1000 2। ये आपका 1 यूनिट के पीछे 2 रुपए का खर्चा हो रहा है, बिकॉज जब आपने 1000 बढ़ाया तो यूनिट कॉस्ट आपका 2000 से बढ़ गया। तो नाउ 1000 के लिए आपका कॉस्ट कितना होता रहेगा? 2000। तो बचा हुआ कॉस्ट क्या रहेगा? फिक्स्ड। यहाँ पे भी 2000 के लिए कितना खर्चा हो रहेगा? 4000, 2 रुपीज के हिसाब से। तो बचा हुआ क्या रहेगा? फिक्स, विच इज 3000। नाउ मेकिंग द बजट विल बी क्वाइट इजी। आई कैन से दैट 3000 के लिए सबसे पहले फिक्स कॉस्ट तो ये 5000 का 5000 ही रहेगा, अगर आपको समझ में आता है।
और ये 10 है तो ये कैसा होगा 10 इंटू 3000 हो जाएगा बिकॉज ये सेकंड वाला कॉस्ट है तो 30,000। देन दिस वन विल बी, आप ऐसा करोगे 3000 या तो इधर बनाने का हो तो 3000 के लिए तो सर 3000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6000 और प्लस ये फिक्स्ड है वो इतना ही रहेगा तो ये कितना रहेगा 9000 एंड देन यू विल टेक द टोटल एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ तक समझ में आता है? यस। अभी आगे बढ़ते हैं। सर कभी ऐसा बोला कि आपका वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 10%, तो वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट कौन से वाले कॉलम में देने का? सीपीयू वाले में, कि वेरिएबल कॉस्ट पहले 10 था अभी वो 10% से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बोला कि आपके फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएंगे 10% से तो उसका इफेक्ट किस में आएगा? टोटल वाले कॉलम में आएगा जो 5000 है। डन? यहाँ तक क्लियर होता है? ओके। नाउ इतना होने के बाद ये था आपका फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही आपको बस ध्यान देना है। इसके बाद आपकी जो दूसरी कैटेगरी है दिस इज फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी है आपकी? फंक्शनल बजट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शनल बजट। देयर इज वन एग्जांपल व्हिच इज केप्ट ओवर हियर, तो ध्यान से सुनते जाना। और इट इज लाइक दिस, आप सबसे पहले क्या सोचोगे मालूम है क्या फंक्शनल बजट्स के लिए? कि आपको कितना प्रॉफिट कमाने का है, आप पहले ये बजट बनाओगे। फिर सर ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा? सेल्स, और ये सेल्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना? प्रोडक्शन। इतना बेचना है तो इतना गुड्स बनाना पड़ेगा, और सर अगर इतना गुड्स बनाना है तो इसके लिए कितना मटेरियल लगेगा और कितना क्या लगेगा? लेबर। तो फंक्शन का मतलब होता है कि वी कैन से एक्टिविटी फंक्शंस। तो हम सेल्स का एक फंक्शन है तो ये सेल्स मैनेजर को एक टारगेट दे देंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दे देंगे कि तेरे को इतना गुड्स बनाने का है। तुम मटेरियल के लिए परचेस मैनेजर को एक टारगेट दे दोगे कि तेरे को इतना रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, और एचआर को टारगेट दे दोगे कि इतने इतने वर्कर्स हमें चाहिए तो इसका अरेंजमेंट कर करके। तो फर्स्ट डे पे ये बजट बना दिया जाएगा इसके लिए, सो दैट कंपनी जितने भी लोग हैं ईच एंड एवरी का फंक्शन प्री डिफाइंड रहे कि तुझे ये करना है, इतने का सेल्स, इतने का प्रोडक्शन, इतना परचेस करना है, इतने वर्कर लोग तुझे अरेंज करने। समझा ये चीज? ओके। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन प्रॉफिट वी विल एस्टिमेट कितने का सेल्स हमें करना है, दैट विल बी गिवन। अभी के लिए एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, द पीडीएफ विल बी शेयर्ड टू यू, अभी आप बस ध्यान दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वांटिटी टू बी सोल्ड, आपको कितना बेचना है? 10,000 बेचना है। अच्छा, आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आता है? यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड आता है, क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड आएगा? इस साइड आएगा, और ओपनिंग किधर आएगा? इधर आएगा। या तो लॉजिकली सुनना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जितना जितना मैं बोल रहा हूँ वो देखते जाना, वो कितना है? 5,000 है। तो आपको समझ में आता है 10,000 बेचने के बाद भी आपको 5,000 का स्टॉक रखना है साल के एंड में, तो इसका मतलब आपको 15,000 बनाना चाहिए। वैसे इवन आफ्टर सेलिंग 10 इफ यू वांट टू कीप 5,000 का स्टॉक तो 15 बनाओगे तो 15 में से 10 यू विल सेल एंड 5,000 क्लोजिंग में रहेगा। समझ में आता है? लेकिन सर 15 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास कितना पड़ा हुआ है ओपनिंग के अंदर? 3। तो 15 में से अगर 3 पड़ा हुआ है तो मुझे खाली 12,000 ही बनाना चाहिए। तो अब ये फॉर्मेट याद रखो, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग ऑन द सेम साइड, ऑपोजिट साइड में ओपनिंग उसको क्या कर दोगे? लेस, तो यू विल गेट आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस करके। तो नाउ दिस इज गोना बी द फॉर्मूला। तो अगर कैलसी लो और आपको बोलूं तो क्या करना है? ये वाला आंसर, सोल्ड वाला आंसर, प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग, तो 10 + 5 - 3 दैट विल कितना? 12,000। तो ये समझ में आता है? क्वांटिटी सोल्ड टू बी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक, यू विल गेट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस करके। क्लियर विद दिस? अब ये गुड्स बनाने के लिए क्या लगेगा? आपका रॉ मटेरियल। ये है जो मशीन से बाहर आएगा 12,000। लेकिन सर ये 12,000 अगर ये मशीन है, समझो ये मशीन है, ये मशीन से 12,000 बाहर लाने का है, तो यहाँ पे एक रेशो, ये फिनिश गुड्स है और इधर ये इनपुट होता है और यहाँ पे एक आउटपुट होता है। यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल इज परचेज एट दिस रेट, वो बाद में देखो। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल। एक यूनिट के लिए 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो एक आउटपुट अगर आपको लाना रहेगा, एक, तो उसके लिए कितना kg रॉ मटेरियल लगता है? 3 kg। तो 12,000 के लिए कितना kg रॉ मटेरियल मशीन में जाना पड़ेगा? 36,000। 12,000 के लिए, तो देखो दैट विल बी रिटर्न ओवर हियर। पहले आप ये लिख दोगे कि आपको कितना रॉ मटेरियल मशीन में, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस 12,000, और ये 12,000 के लिए रॉ मटेरियल पर केजी कितना जाएगा आपका? 3 पर केजी के हिसाब से, तो 12,000 × 3 दैट इज गोना बी 36,000 जो मशीन के अंदर जाएगा। लेकिन सर ये मशीन के अंदर जाएगा, खरीदना कितना पड़ेगा? देखो भी मैं क्या बोलता हूँ, देयर इज अगेन अ क्लोजिंग स्टॉक। या तो आरएमसी का फॉर्मूला आपको अगर पता हो, ओपनिंग अगर मैं यहाँ पे बता दूं, इट इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐसा कभी सुना है तुम लोगों ने? नाउ इफ आई से कि तुमको परचेज निकालना है, इट विल बी आरएमसी प्लस क्लोजिंग होगा ना, और माइनस ओपनिंग होगा। या तो हमेशा क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग क्या होगा? लेस। बजट के अंदर हम रिवर्स जाते हैं करके। ओके नाउ, तो अगर मैं आपको रॉ मटेरियल परचेज की बात करूं इसके अंदर, हाउ यू गोना डू दैट? आप सिंपल बोल दोगे इसके अंदर
देखो आप ऐसा बोल दोगे मुझे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है 36, उसके बाद मेरा क्लोजिंग और ओपनिंग ही है, तो मैं कैलकुलेट पे 36,000 ले लेगा विच इज़ माई क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड। इसमें मैं क्या ऐड कर देगा क्लोजिंग विच इज़ +9 रॉ मटेरियल का और -4 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यू विल गेट 41,000 कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। क्लियर विद दिस थॉट प्रोसेस? यस। अच्छा परचेज प्राइस की अगर मैं बात करूँ परचेज प्राइस की, और ये कितने रुपए में खरीदा जाएगा, लेटर से 1 यूनिट कितने में खरीदा जाता है 2 रुपीज़ में। आपको ऐसा बोला जाएगा कि प्रिपेयर रॉ मटेरियल बजट इन क्वांटिटी एज वेल एज इन अमाउंट, तो ये बजट जो है ना वो क्वांटिटी में है ये वाला 41,000, और अगर अमाउंट में निकालना है तो इंटू 2 रुपये में खरीदेंगे, मतलब परचेस मैनेजर को कितना रुपया स्पेंड करना है 82,000 स्पेंड करने खरीदते टाइम, और उसको खरीदना है 41,000, ये टारगेट दिया जाएगा। डन विद दिस? ओके, सो इट इज ऑल अबाउट फंक्शनल बजट। एक्चुअली इसके अंदर एक चीज़, हाँ एक बार अगर मैं वो रीड करा दूँ तो कि फंक्शनल बजट्स मतलब क्या होता है, विच आर प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक सेल्स प्रोडक्शन वगैरह, तो इसमें ये बजट आते हैं सेल्स प्रोडक्शन रॉ मटेरियल लेबर ये सारे, और इनकी समरी जब बनाई जाती है और एक P&L अकाउंट बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर बजट बोलते हैं। डन। ओके नाउ आगे जाते हैं। अच्छा इसमें और भी है, एक लेबर का भी बजट है, इसमें बस आपको एक रेशो आपको याद रखना है विच इज़ एफिशिएंसी रेशो। अगर ये याद रखोगे तो काम इजी हो जाएगा। इट इज़ लाइक दिस, चलो मैं एक समझा ही देता हूँ। ऐसा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए लेट अस से दैट 4 आवर्स लगते हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं। और क्वेश्चन में हमारे बोला है हमें कितने यूनिट्स बनाने का है, 12,000 बनाने का है लेटर से क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो आप सोचो 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे बता दो, तो 12,000 इंटू 4 कितने लगेंगे, 48,000 आवर्स लगेंगे। ये कौन से आवर्स हो गए, स्टैंडर्ड आवर्स। अब मैं बोलता हूँ मेरे वर्कर इनएफिशिएंट है, मेरे वर्कर क्या है, इनएफिशिएंट, या तो ऐसा नहीं बोलेंगे, एक क्वेश्चन में रेशियो दिया जाएगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन में आपको एक एक्सट्रैक्ट समझा रहा हूँ, आपका इफिशिएंसी रेशियो 80% है, मतलब मुझे बताओ मेरे वर्कर ज्यादा टाइम लेंगे कि कम टाइम लेंगे, ज्यादा, बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट राइट, सो दे विल टेक मोर टाइम। आपको या तो एक मैंने बता दिया था एक याद ही करने के लिए सीधा, आपको इफिशिएंसी रेशियो देखो फॉर्मूला ये होता है इफिशिएंसी रेशियो का, वैसे स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल इनटू 100 डिटेल में कभी डिस्कस किया गया, लेकिन या तो बजट अंदर इतना याद रखने का। अभी देखो स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल इनटू 100 ये एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है। मेरे पास स्टैंडर्ड 48,000 आवर्स लगना चाहिए, एक्चुअल में कितना लगेगा अगर ये करना है तो एक्चुअल ऊपर जाएगा तो स्टैंडर्ड अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी रेशियो। या तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, देखो दो चीजें, इंटू करने की डिवाइड करना है, तो लॉजिकली सोचने का, लॉजिकली इतने आवर्स लगने चाहिए, इंटू 80% किया तो 48,000 का 80% नहीं, कम आवर्स नहीं लगने वाले। इफिशिएंसी रेशियो 80% है, मतलब वो धीरे धीरे काम कर रहा है, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 80%, तो यू विल गेट दिस 48,000 डिवाइड बाय 80%, यू विल गेट 60,000 आवर्स लगेगा करके, समझा। और फिर इतना आवर्स के लिए उसको वर्कर को आना पड़ेगा फैक्ट्री में, लेकिन सर जब वो आता है तो कुछ डाउन टाइम भी होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतने प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए रहेंगे और 10% डाउन टाइम होता है। आपको याद क्या रखना है, इफिशिएंसी रेशियो को डिवाइड करना है और डाउन टाइम को क्या करना है, प्लस ऐड करना है। वहाँ पे एकदम अच्छे से अपने समझा था, तो 60,000 प्लस 10% कितना हो जाएगा, 66,000। अच्छा एक और डेटा क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, लेटर से ये मंथली है, हम एक दिन में कितना आवर्स काम करते हैं, 4 आवर्स, वैसे हम 25 डेज काम करते हैं, तो 8 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 200 घंटा आ जाएगा। ये 200 घंटा एक वर्कर काम करेगा राइट। अभी मुझे चाहिए कितने वर्कर की मुझे ज़रूरत है, तो अगर मुझे 200 घंटा एक वर्कर काम करेगा, मुझे 400 आवर्स की ज़रूरत है, तो कितने वर्कर की ज़रूरत है, 2। मुझे कितने आवर्स की ज़रूरत है, एक्चुअली 66,000 आवर्स की ज़रूरत है, तो हाउ मेनी वर्कर्स आई रिक्वायर, आई कैन से एक वर्कर 200 घंटा कर लेगा काम, समझा ही है। तो 66,000 डिवाइड बाई 200, हाउ मेनी वर्कर्स आई रिक्वायर, 330 वर्कर्स, हर वर्कर 200 घंटा काम करेगा, ऑटोमेटिकली आपका वो 66 कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अपने मैनेजर को पता चल गया है कि कितने वर्कर्स की जरूरत है, विच इज 330 करके, वैसा कैलकुलेशन ऐसा होगा। उसके बाद एक चीज़ और करने का, आपको ये भी दिया रहेगा कि आपका रेट पर आवर कितना है वगैरह, लेटेस्ट से रेट पर आवर 10 रुपीज़ है, तो वर्कर 200 घंटा काम करता है, 200 इंटू। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में आया, लेटेस्ट से आपका आंसर ये 200 की जगह पे, ये ऊपर वाला आंसर कुछ ऐसा था, और लेटेस्ट से ये 450 था, ये आंसर आपका ऊपर का 350 था, और एक वर्कर 200 घंटा काम करता है, तो आपका 350 डिवाइडेड बाई 200 करने के बाद आंसर कितना आता है, 1.75। तो 1 वर्कर नहीं 2 लिखने का, 2 वर्कर। अरे बाबा अगर 400 घंटे का काम 350 घंटे का काम कराने का है, तो एक वर्कर 200 करेगा, दूसरे वर्कर को भी तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा ना अपने को, तो कितना आ जाएगा फिर
2 वर्कर आ जाएगा, उसको राउंड ऑफ करना नंबर ऑफ वर्कर्स को। क्लियर है यहाँ तक? ओके तो हमने अभी तक क्या किया, पहला क्या किया, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल किया, जिसमें पहले फिक्स कॉस्ट को ढूंढने का जो टोटल में सेम होता है, बचा हुआ कॉस्ट वेरिएबल ढूंढने का जो पर यूनिट में सेम होगा, और जो बच गया एकदम जो ना फिक्स है ना वेरिएबल वो कौन सा है, सेमी वेरिएबल, उसके लिए उसका फॉर्मेट देखा। देन वी डिड प्रोडक्शन बजट्स वगैरह, फंक्शनल बजट्स वाला पार्ट। सेल्स बजट से अगर आपको एक बार मैं अगर बता दूं, आपको सेल्स बजट से प्रोडक्शन पे आना है तो क्या करने का, प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग, याद रहेगा ये। देन अगर प्रोडक्शन से तो प्रोडक्शन इतना है तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर ये आने के बाद अगेन प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग करोगे तो रॉ मटेरियल क्या आ जाएगा, परचेज, और उसका परचेज प्राइस कर देना, यू विल गेट द आंसर। नाउ अगेन इतना यूनिट्स बनाने के लिए प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगते हैं एक यूनिट के लिए, 4 आवर्स वगैरह, तो टोटल आवर्स आ जाएंगे। देन डिवाइड बाय एफिशिएंसी रेशियो प्लस डाउन टाइम, यू विल गेट दिस आवर्स, डिवाइड बाय एक वर्कर कितना काम करेगा, तो यू विल गेट नंबर ऑफ वर्कर्स, और हर एक वर्कर का पेमेंट कितना, अगर 3 वर्कर है और हर वर्कर को 200 रुपया मिलता है तो 3 × 200 वगैरह वैसा। डन यहाँ तक? ओके नाउ यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं, यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं, दिस इज दिस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, विच इज द थर्ड पार्ट। या तो थर्ड पार्ट के पहले एक इजी चीज है मास्टर बजट करके, पहले ये कर लेते हैं फिर उस थर्ड पार्ट पे जाते हैं। व्हाट इज मास्टर बजट? दैट इज क्वाइट इजी। आप ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, इट इज लाइक दिस। आपका लेटर से 1 लाख रुपए का सेल है, आपका COGS है 20,000, और ये COGS में क्या आ जाएगा मालूम है, आपका रॉ मटेरियल प्लस लेबर से लेके फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे खर्च आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे आपके आ जाएंगे, और एडमिन और सेलिंग वाले इधर आएंगे। तो आई कैन से दैट आपका सेल्स 1 लाख का है, 20,000 का आपका COGS है, तो 80,000 क्या हो जाएगा, GP, और ये 80,000 के GP में से अगर मैं एडमिन और ये वाला खर्चा निकाल देता हूँ लेटर से, ये भी आपका 20,000 है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60। बट आपको ऐसे नहीं बनाने का, आपको कैसे बनाने का, वर्टिकली। तो सेम चीज़ मैं बोलूँगा, सेल्स मेरा 1 लाख है, मेरा सेल्स 1 लाख है, उसमें से COGS 20, इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, बस ये वाला पार्ट आएगा, तो यू विल गेट दिस एज 80,000, और इसमें से आपका बचा हुआ एडमिन और ये वाला खर्चा 20,000 लेस कर दोगे तो यू विल गेट 60। तो फॉर्मेट विल बी सेल्स माइनस COGS, यू विल गेट GP, ऐसा याद रखना, सेल्स माइनस COGS GP, फिर GP में से एडमिन और सेलिंग हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। एक ही क्वेश्चन है बुक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर मास्टर बजट का, तो हमने भी वही किया था आपने करते टाइम क्लास में, ठीक है, डन। नाउ लेट्स कम टू दिस रेशियो वाला पार्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो अभी इसको जरा ध्यान से सुन लेना कि ये क्या है करके। ओके नाउ सुनना, मैक्सिमम आवर्स की मैं बात करता है, समझो में ये क्वेश्चन, एक सेकंड जरा यहाँ पे इसको समझाने का ट्राई करते वो इजीली, तो फटाक से यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके नाउ मैंने ना फर्स्ट डे पे वर्कर को क्या बोला, या तो तुमको बोला एक क्वेश्चन कितने घंटे में हो जाना चाहिए, 1 घंटे में। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हो मैक्सिमम, अगर आप चाहो तो अगर आप 10 आवर्स पढ़ाई करोगे तो कितने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, 10। अच्छा, लेकिन आपने खुद के लिए प्लान 10 आवर्स का नहीं बनाया, तुम बोलते हो अभी क्या जरूरत है इतना पढ़ेगी, देख लेंगे बाद में। अभी आपने प्लान कितने आवर्स का बनाया, 8। तो अगर आपने सोचा है कि कल मैं 8 घंटे के लिए, हालांकि आप 10 घंटा पढ़ सकते हो, लेकिन आपने प्लान खाली 8 आवर्स का ही बना, बिकॉज दूसरी कुछ और भी प्रायोरिटीज होंगी आपकी ना हो। 8 आवर्स में से अगर आपने 8 आवर्स पढ़ने का सोचा है तो 8 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, 8 क्वेश्चन। 10 घंटे में 10 तो 8 सॉल्व होना चाहिए। ये तो सोचा है ना सर, अभी आपने सोचा है कि आप 8 घंटा पढ़ाई करोगे, लेकिन जरूरी है कि आप 8 घंटा पढ़ाई करोगे, नहीं। अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है, किसी का कुछ अर्जेंट कॉल आया तो कहीं जाना पड़ सकता है, तो आपने खाली कितना घंटा पढ़ाई की, 4। उस हिसाब से अगर आपने ये एक्चुअल है, ये वाला आपका एक्चुअल अगर आप देखोगे तो अगर आपने एक्चुअल में 4 घंटा पढ़ाई की तो 4 घंटे में कितना क्वेश्चन होना चाहिए था, 4, पर आपने कितना कर लिया, 6। तो आई कैन से इट इज एज गुड एज आपने 4 घंटा काम करके 6 घंटे का काम किया। और आई कैन से अगर आपने 6 घंटा काम किया, ये स्टैंडर्ड अगर मैं बोलता हूं तो ये 6 घंटे के लिए कितना लगना चाहिए था, 6। हम ऐसा स्टैंडर्ड बोलते हैं कि ये सेम आउटपुट के लिए कितना टाइम लिया और कितना लगना चाहिए था, तो उस 6 के लिए 4 घंटा लगा है, लेकिन लगना कितना चाहिए था, 6 घंटा लगना चाहिए था। ये वाले डाउट है, क्लियर है? 6 घंटे का काम 4 घंटे में हो गया। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें अगर मैं फॉर्मेट वाइज जाऊँ, अभी फॉर्मेट वाइज यहाँ पे सुनना, पहले फॉर्मूला, पहले विदाउट फॉर्मूला देखते, फिर यहाँ पे क्लियर करते, सुनते जाना। सबसे पहले टारगेट 8 घंटे का था, एक्टिविटी मतलब यूनिट्स वी कैन से, बट उसको हम आवर्स में भी देख सकते हैं, डेटा आवर्स का रहेगा, इसलिए 8 घंटे का टारगेट था एक दिन में। आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, 6। क्या आपने कम क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ। तो आपने किस एक्टिविटी में परफॉर्म किया, वेयर यू आर सपोज टू सॉल्व 8 क्वेश्चन, यू सॉल्व ओनली 6। तो कितने परसेंट पे आपने काम किया, 6/8 × 100 करना पड़ेगा। 8 में से 6 सॉल्व किया तो 6/8 × 100 तो 75%, मतलब आपने खुद को जो भी टारगेट दिया था आउटपुट का, यूनिट्स का, आपने 75% ही अचीव किया।
लेकिन इसको फॉर्मूला में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, ये भी 6/8 करोगे तो 6 मतलब कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड इंटू 100। देखो ये समझ में आता है का, स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड इंटू 100 और ये 75%। क्लियर है ना ये। अच्छा अभी इफिशिएंसी रेशियो, अभी वैसे फॉर्मूला की बात हो गई थी, इट इज स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल इनटू 100, बट फिर भी अभी एक बार लॉजिकली डिस्कस कर ही लेते हैं, ये पॉइंट आया है तो। जो काम को 6 घंटा लगना चाहिए था वो काम आपने कितने घंटे में कर लिया है, 4 घंटे में। तो क्या काम जल्दी किया है, हाँ। तो आपका इफिशिएंसी रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 100 कि लेस देन 100, ग्रेटर देन 100, बिकॉज आपने स्पीड में किया है। 6 घंटे का काम 4 घंटे में, तो 6/4 करने से आंसर ग्रेटर देन 100 है कि 4/6 करने से, 6/4 करने से। मतलब आपका अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल इनटू 100, तो योर आंसर विल बी दिस 150% करके। क्लियर विद दिस थॉट प्रोसेस, ओके। या तो हमेशा हमने इफिशिएंसी में ऐसा कुछ याद रखा था, पहले स्टैंडर्ड लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, एक्चुअल। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसके अंदर, या आप ऐसे भी कुछ याद रख सकते हो कि आप इधर से इधर जाओगे तो पहले होगा स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड, फिर इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल। यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो, यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो, डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, देयर आर फ्यू मोर रेशियोज। एक है मैक्सिमम आवर्स, उसके बाद बजटेड आवर्स है, और उसके बाद क्या है, एक्चुअल आवर्स। आपने कितना टारगेट खुद के लिए, आप कर सकते थे काम 10 घंटा, लेकिन आपने खुद को टारगेट 10 घंटे का नहीं दिया, कितना दिया, 8 घंटे का, और उसमें से भी आपने कितना अचीव किया, 4 घंटा ही अचीव किया। सबसे पहले जितनी भी आपकी कैपेसिटी थी, आपकी इच्छा कितनी थी उसको अचीव करने की, 80% थी। 10 में से आपको 8 आवर्स से काम करना था, मतलब आपने 80% की आपकी इच्छा थी अचीव करने की। तो एक्चुअली इसको बोलना चाहिए बजटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, बट मॉड्यूल में स्टैंडर्ड लिखा है तो यू विल गेट कंफ्यूज, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड है तो वी विल आल्सो राइट स्टैंडर्ड। मतलब मेरा प्लान क्या था, मेरा प्लान कितना अचीव करने का था, 80%, समझ में आता है। लेकिन मैंने ये 10 घंटे में से कितना काम किया खाली एक्चुअली में 4, वेर आई कुड हैव वर्कड फॉर 10 मैक्सिमम, हो सकता था, लेकिन मैंने 4 घंटा पढ़ाई किया तो इट इज एज गुड एज मैंने कितना किया, खाली 40% पे काम किया। समझता है ये चीज, जहाँ पे 8 घंटा हो सकता, 10 में से मैं 8 घंटे का प्लान किया था और मैंने 10 में से 4 ही घंटा अचीव किया, ये हो गया ये। दैट इज एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। यूसेज कितना किया, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज है। मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या यूज करने का प्लान था और एक्चुअल में क्या यूज किया, टोटल कैपेसिटी में से, टोटल कैपेसिटी में से। नाउ दूसरा एक और भी रेशियो निकाला जाता है विच इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों में समझना क्या डिफरेंस है। ये है आपका एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल यूसेज ऑफ क्या बोला है, बजटेड। बजटेड मतलब आपने जो खुद को टारगेट दिया था, आपने खुद को टारगेट कितना दिया था, 8, और आपने उस 8 में से कितना अचीव किया, 4। मतलब आप जो टारगेट खुद को देते हो उसमें से 50% ही अचीव करते हो। दैट इज एक्चुअल यूसेज ऑफ बजट जो आपने खुद को दिया था, दैट इज 4/8 इंटू 100 करके। समझा ये चीज। लास्ट रेशियो इज कैलेंडर। आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल मी, आपने 20 डेज का प्लान किया था और आपने 18 दिन ही, कैलेंडर क्यों, बिकॉज डेज है तो अपन उसको कैलेंडर बोलते हैं। 20 में से आपने 18, आंसर शुड बी लेस देन 100। वाई, बिकॉज आपने कम दिन काम किया, तो वो कैसे होगा आंसर, इट शुड बी 18/20, तभी वो लेस देन वाला आंसर। लॉजिकली समझने का फॉर्मूला ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, ये पेज एक बार अच्छे से याद करना हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द रैपिड रिविजन अराउंड इन 23 minutes of this chapter, and yeah, we are done with this.